हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट नंबर 10। आई नो आयोग तो हट गए हैं, सिलेबस ही इतना सारा चेंज हो गया है, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। आज हम पढ़ेंगे 10th यूनिट, जिसमें से हमने आयोग जो है उनको हटा दिया है, आयोग के द्वारा हटा दिए गए हैं। अब उसमें नया टॉपिक जोड़ा है मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत, लोक संस्कृति और उनका साहित्य। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहले हम उनका सिलेबस देखें, क्या हमारी 10th यूनिट में क्या क्या दिया गया है। तो हम मध्य प्रदेश में जनजाति भौगोलिक विस्तार देखेंगे, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देखेंगे, मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजाति हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, घुमंतू जनजातियाँ हैं, जनजातियों के कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इनको कंप्लीट करेंगे। मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, उनकी परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, उत्सव, त्योहार, भाषा, बोली, साहित्य, हम इन सबको कंप्लीट करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है, राज्य के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय और उनका प्रकाशन देखेंगे। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में जनजातियों की भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश में जनजातियों का संक्षिप्त परिचय। मध्य प्रदेश की एक विशिष्ट पहचान मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या और यहाँ रहने वाली जनजातियाँ हैं। मध्य प्रदेश में भारत की कुल जनजाति जनसंख्या का 14.64% जनसंख्या निवास करती है। तो हमारी जो मध्य प्रदेश की विशिष्ट पहचान है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जनजाति जनसंख्या की संस्कृति यहाँ पर निवास करती है। यहाँ पर जो पूरे भारत की कुल जनजाति जनसंख्या है उसका 14.64% जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है। मध्य प्रदेश में देखें तो कितनी है, 14.64% जनसंख्या जनजाति जनसंख्या है पूरे भारत की। फिर आता है भारत में 10,45,00,000 जनसंख्या निवास करती है जनजातियों की। तो भारत में कितनी है, 10,45,00,000 जनजाति जनसंख्या है। वहीं मध्य प्रदेश में कितनी है, 1,53,00,000 जनजाति जनसंख्या रहती है। तो पूरे भारत में है 10,45,00,000 जनजाति जनसंख्या और मध्य प्रदेश में है 1,53,00,000 जनजाति जनसंख्या। भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 8.63 है। कितना है, 8.63 है। कितना, मध्य प्रदेश में भारत की जो कुल जनजाति जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है, 8.63% है। और मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 21.9 है। तो जो हमारे मध्य प्रदेश की जितनी पूरी जनसंख्या है उसमें से कितनी जनजातियां हैं, तो 21.09% जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश में जनजाति उपयोजना क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 30.19% है। मतलब जो जनजाति जनसंख्या है वह कितना क्षेत्र लिए हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, तो 30.19%। प्रदेश में कुल मध्य प्रदेश में कुल 52 ज़िले हैं, उनमें 21 आदिवासी ज़िले हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, 52 ज़िले हैं। इसमें से आदिवासी कितने में रहते हैं, 21 में रहते हैं और 21% ही है ना, 21.09% जनसंख्या है मध्य प्रदेश में और 21 ज़िलों में ही निवास करती है। इसमें 6 पूर्ण रूप से जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं और 15 आंशिक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो कितने हैं हमारे, 6 आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से हैं, बिल्कुल पूरे पे छाए हुए हैं। 6 में पूरे में जनजाति कैसी है, छाई हुई है और 15 कैसे हैं, आंशिक हैं। यहाँ गए वहाँ गए, यहाँ वहाँ घूमते रहते। 15 हैं आंशिक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र और 6 पूर्ण जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं। 89 जनजाति विकास खंड हैं। तो कितने हैं, 89 विकास खंड हैं, जनजाति विकास खंड। मध्य प्रदेश में 15 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा भारिया सहरिया में और 11 विशेष पिछड़ी जाति समूह अधिकरण संचालित है। तो जो हमारे मध्य प्रदेश में 15 ज़िले हैं इनमें कौन रहता है, विशेष पिछड़ी जनजाति, जिनमें आती है बैगा भारिया सहरिया के जो 11 विशेष
पिछड़ी जातियां हैं उनके समूह अधिकरण संचालित हैं। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनमें भील, भिलाला, वरेला, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, भारिया, बैगा, सोर, पटेलिया, मवासी, पनीका, कावर, हलवी, मुंडा और खरिया है। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजाति हैं उनमें कौन आती है? भील, भिलाला, बरेला, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, भारिया, बैगा, सोर, पटेरिया, मवासी, पनीका, कवार, हलवी और मुंडा और खारिया हैं। अनुच्छेद 367 के 25 में अनुसूचित जनजातियों को ऐसी आदिवासी जनजाति या जाति समूह या आदिवासी समुदाय का भाग या उनके समूह के रूप में है जिनमें इस संविधान के उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति माना है और परिभाषित किया है। तो हमारा जो संविधान है उसमें कौन सा अनुच्छेद है? उसका अनुच्छेद है 367 का 25। इसमें जो हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं वह कैसी आदिवासी जनजातियां हैं या आदिवासी समूह हैं। इन आदिवासी समूहों का भाग या फिर उनके क्षेत्र या उनके समूह के रूप में है जिनमें वे संविधान के उद्देश्य के लिए अनुसूचित 342 में अनुसूचित जनजातियां माना गया है या फिर परिभाषित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जनजाति की जो सूची संशोधन है 1976 इनमें 46 समुदायों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। तो जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए जो जारी अनुसूचित जनजातियों की सूची संशोधन 1976 है इसमें 46 समुदाय के अंतर्गत सूचीबद्ध किया है। समुदाय के अंतर्गत इनको वर्णित किया गया है। कितने में? 46 में। भारत सरकार की जो अधिसूचना है दिनांक 8 जनवरी 2003 द्वारा मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में अंकित क्रमशः कीर, मीना और पारधी जनजातियों को सूची से विलोपित कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में कुल कितनी है? 43 अनुसूचित जनजाति समूह अनुसूचित हैं। देखो हमने अभी बताया था कितने हैं, अभी हमारे पे 46 हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश या जो भारत सरकार की अधिसूचना आई थी दिनांक कब? 8 जनवरी 2003 को। इसमें मध्य प्रदेश की जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनमें से जो जितनी भी अनुसूचित जनजातियों को अंकित किया गया है उसमें से कीर, मीना और पारधी जनजातियों को उस सूची से हटा दिया गया और वर्तमान में सिर्फ कितनी हैं? 43 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित हैं। मध्य प्रदेश में जनजाति क्षेत्र देखते हैं हम कितने हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है इनने। पहले 3 क्षेत्रों में देख ले रहे हैं ना, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और हरदा। तो बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और हरदा में कौन सी पाई जाती है? कोल, गोंड, कोरकू और बैगा। कोल, गोंड, कोरकू और बैगा। नेक्स्ट आता है हमारा सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, रीवा, सतना और कटनी। ये थोड़ा सा उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है ना। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, रीवा, सतना और कटनी में कौन कौन सी आती है? पनीका, संथाल और कोल। पनीका, संथाल और कोल पाई जाती है हमारी सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, रीवा, सतना, कटनी में कौन कौन सी पाई जाती है? पनीका, संथाल और कोल। नेक्स्ट आता है हमारा धार, झाबुआ, रतलाम, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर। धार, झाबुआ, रतलाम, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर में पाई जाती है भील, भिलाला, बरेला और पटलिया। तो हमारा जो इस साइड वाला क्षेत्र है पश्चिमी, कौन कौन सा? धार, झाबुआ, रतलाम, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर में पाई जाती है भील, भिलाला, बरेला और पटेलिया। अब आते हैं हमारा क्षेत्रीय वितरण देख लेते हैं हमारे कौन से क्षेत्र में कहाँ कहाँ कैसे हमने वितरण किया है। तो पहले आता है हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति रहती हैं? तो कोल, माड़िया, अगरिया, पनीका और खैरवार। और जो हमारा क्षेत्र है उसमें आता है शहडोल, सीधी, जबलपुर, रीवा और सतना। तो जो हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है इसमें कौन कौन से क्षेत्र जिले आते हैं? तो शहडोल, सीधी, जबलपुर, रीवा, सतना। और यहाँ पे पाई जाती है कोल, माड़िया, अगरिया, पनीका और खैरवार जनजाति पाई जाती हैं। फिर आता है दक्षिणी क्षेत्र। कौन सा है? दक्षिणी क्षेत्र। यहाँ पे पाई जाती है गोंड, भारिया, बैगा, मड़िया और हलवा। माड़िया, हलवा।
दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यहाँ पर मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद। तो हमारा जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी जिले आते हैं? मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद। कौन कौन सी जनजातियाँ आती हैं? गौड़, भारिया, बैगा, माड़िया और हलवा। पश्चिमी क्षेत्र देखते हैं हम। पश्चिमी में आती है हमारी भील और भिलाला। इसके क्षेत्र हैं खंडवा, खरगोन, झाबुआ, रतलाम, धार और अलीराजपुर। कौन कौन से आते हैं पश्चिमी क्षेत्र में? भील, भिलाला जनजाति आती हैं। इसमें आते हैं खरगोन, खंडवा, झाबुआ, रतलाम, धार और अलीराजपुर। मध्य में देखते हैं हम, यहाँ पर आती है गौड़ और कोरकू जनजाति। कौन सी आती है? गौड़ और कोरकू जनजाति आती है। यहाँ पर बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, हरदा और नरसिंहपुर और रायसेन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर और रायसेन आते हैं मध्य क्षेत्र में। गौड़ और कोरकू जनजाति रहती हैं। नेक्स्ट आते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पहले सहरिया और सौर आते हैं। इसमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर और सागर क्षेत्र आते हैं। कौन कौन सा है हमारा उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है? यहाँ पर सहरिया और सौर जनजाति रहती है, जिसमें हमारा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर और सागर वाला क्षेत्र आता है। चलिए हम इनको देखते हैं फिर से, क्योंकि ये क्षेत्र आएंगे एग्जाम में। देखो पहले हम देखते हैं अपने उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है। तो उत्तर पूर्वी में हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं शहडोल, सिवनी नहीं आता, सीधी आता है, जबलपुर, रीवा, सतना आते हैं। यहाँ पर मुख्यतः पाई जाती है कोल, माड़िया, अगरिया, पनीका और खैरवार। फिर आता है हमारा दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं क्षेत्र हमारा मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद। कौन कौन सी जनजाति आती है? गौड़, भारिया, बैगा, माड़िया और हलवा। फिर आते हैं हमारा पश्चिमी क्षेत्र। यहाँ पर आता है भील और भिलाला, जो कि है हमारा खंडवा, खरगोन, झाबुआ, रतलाम, धार और अलीराजपुर। नेक्स्ट है हमारा मध्य क्षेत्र। इसमें आते हैं गौड़ और कोरकू, जो कि हमारे रहते हैं बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर में, हरदा, नरसिंहपुर और रायसेन में। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आते हैं सहरिया और सौर। सहरिया और सौर जनजाति आती है हमारी उत्तर पश्चिम में, जहाँ पर आते हैं ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर और सागर। ये हमारे देखो क्षेत्रवार में हम जनजाति में देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है। देखो जैसे कि हमारी मुरैना में शहरी, अभी हमने देखा कि कहाँ कहाँ शहरी रहती है। ये वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर रहती है कौन? सहरिया जनजाति। देखो ये है सहरिया वाला क्षेत्र, ये है सहरिया वाला क्षेत्र। यहाँ पे फिर बीच में कोरकू आ जाएगी, प्रधान आ जाएगी। देखो ये दिया है हमारा पूरा क्षेत्र। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के नाम। हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियां हैं वो लिखनी है। सबसे पहले आती है अगरिया। कौन सी है? अगरिया। दूसरी आती है आंध, बैग, भेना, भारिया, भामिया और भुइनहार। तो हम 5-5 के स्लॉट में इसको याद करेंगे, है ना। तो कौन कौन सी हैं? पहली आती है अगरिया, आ गई आंध। फिर भारीली बैग में भैन, भारिया, भामिया, भुइनहार, ये हैं। फिर आती हैं भूमिया, भारिया, भुइनहार, भामिया, विलहा और पोडो। कौन कौन सी आती है? भारिया, भामिया, भुइनहार, भूमिया, भारिया, भुइनहार, भूमिया, विलहा और पोडो। भट्टार, भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया, भील, मीना, भुजिया, बियर और वियार। तो कौन कौन सी हैं? देखो हमारी आती भट्टार, भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया, भील, मीना, गुजिया, बियर, वियार और विंजवार। विंजवार, बिरहुल, विरहल, दमूर, दमीरिया, धनवार, गड़ावा, गढ़वा और गोंड। गोंड में बहुत सारी उपजातियां हैं ना, तो पहले हम इनकी देख लेते हैं। विजवार, बिरहुल, विरहार, दमूर, दमेरिया, धनवाल, गड़ावा, गढ़वा
और गौण। गौण में हम देखते हैं इनकी बहुत सारी उपजातियां हैं। तो पहली आती हैं आरख, आरख, अरखी, अगरिया, असुर, बड़ी, माड़िया, बड़ा, भाड़िया, मटोला, भिम्मा, भत्ता, कोयला भूतेश, कोयल भूटी, भार, बाइसन, हॉर्न, माड़िया, छोटा माड़िया, डेडामी, माड़िया, घरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोला, गोकी, गट्ट, गट्टी, गिट्टा, गोण, गोबारी, हिलमाड़िया, कांडा, कलिंगा, घटोला, कोयटारा, कोया, खिरवार, खिरावारा, कचमाड़िया, कुचाकी, माड़िया, मारिया, मन्नेवार, मोधिया, मोधिया, मुड़िया, सुरिया, नगारछी, नागवंशी, ओझा, राज, सोधारी, झोरका, थरिया, थोटिया, बड़मारिया, बड़े माड़िया और दरोई। इतनी सारी जनजाति हैं भैया, उपजाति हैं। किनकी? गौण की हैं ये सब। तो हम इनको फिर से देखते हैं, गौण की उपजाति, क्योंकि ये नाम पूछ लेंगे और हमसे बनेंगे ही। तो पहले आते हैं हमारे आरख, आखी, अंगारिया, अगरिया, असुर, बड़ी, मड़िया, बड़, बढ़िया, बढ़िया, मटोला, भिम्मा, भत्ता, कोयला भूत, कोयल भूटी, भार, बाइसन, हौर, माड़िया, छोटा माड़िया, डेडामी, माड़िया, घरू, धुरवा, धोबी, धुलिया, डोरला, गोकी, गट्ट, गट्टी, गिट्टा, गोण, गोवारी, हिल माड़िया, कांडा, कलिंगा, घटोला, कोयटारा, कोया, खिरवार, खिरवारा, कचमाड़िया, कुचाकी, माड़िया, मारिया, मन्नेवार, मोघिया, मोधिया, मुड़िया, मुड़िए, नागरच्छी, नागवंशी, ओझा, राज, सोधारी, झारी, झोरखा, जोरका, थाइरिया, थोटिया, बड़मारिया, बड़े माड़िया और दरोई। ये सब उपजाति हैं गौण की। नेक्स्ट आता है हलवा, हलवी, कगार, कोरकू, कवर, कंवर, कोर, झेरवा, राठिया, तवर और छतरी। तो हलवा में आती है हलवा, हलवी, कगार, कोरकू, कारकू, कवार, कंवर, कौर, छेरवा, राठी, तवर और छतरी। कीर में आती है जो कि विलोपित हो चुकी है, अभी 2008 में इसको विलोपित कर दिया गया है। खैरवार, कुंदार, खैरवार, कुंदार, खड़िया, कोंध, खोंड, काध और कोल। तो खैरवार, कुंदार, खड़िया, कोंध, खोंड, कांध, कोल। कोल्भ, कोरकू, बोपची, मोवसी, नेहाल, नहुल, बोधी और वोडिया। कोरवा, कोटकू, मांझी, मझवार, मवासी, मीणा। मुंडा, नगेश, नगेशिया। तो कोलव, कोरकू, मोपची, मोवसी, नेहाल, नहुल, बोधी, बोडिया, कोरवा, कोटकू, मांझी, मंझवार, मवासी, मीणा और मुंडा। नगेश, नगेशिया। उराव, धानका, धनंड, पनिका, पाँव, प्रधान, पठारी, सरौती, पारधी, परजा, सहेरिया, सहेरिया,
सहेरिया और सिरिया, सनउला और सोता, सौर। तो कौन कौन सी है? उराव, धनका, धनगढ़, पनीका, पांव, परधान, पठारी, सरोती, पारधी, परजा, सहेरिया, सहरिया, सेहेरिया और सीरिया, सनउला, सोता, सौर, सवर, सवरा, सौर, पारधी, बहेलिया, वहेलिया, चीता, पारधी, लंगोली, पारधी, फंश, पारधी, शिकारी, टाकनकार और टकिया। तो कौन कौन से हैं? सठला, सोता, सौर, सवर, सवरा, सौर, परधी, बहेलिया, वहेलिया, चीता, पारधी, लंगोली, पारधी, फंश, पारधी, शिकारी, टाकनकार और टाकिया। ये सब हमारी कितनी हो गई? 46 जनजातियां हो गई। जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुसूचित जनजाति शब्द की उत्पत्ति 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र संविधान के जन्म के साथ ही हुआ था। इससे पहले अनुसूचित जनजातियों को अनेक रूपों से आदिवासी, वन जनजातियाँ, पहाड़ी जनजातियाँ या फिर आदिम जनजातियाँ कहा जाता था। तो हमारे मध्य प्रदेश में या फिर पूरी जो जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का गणतंत्र संविधान लागू हुआ, उसी के साथ इनका शब्द आया। इससे पहले जो हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं, इनको अनेक नामों से, जैसे कि आदिवासी, वन जनजाति, पहाड़ी जनजाति और आदिम जनजाति के नाम से जाना जाता था। अनुसूचित जनजातियों का अर्थ है ऐसी जनजातियाँ या फिर जनजाति समूह या ऐसी जनजातियाँ या जनजाति समूह के कुछ हिस्से, समूह जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत इस उद्देश्य के लिए अनुसूचित जनजाति माना गया है या माना जाता है। तो हमारी अनुसूचित जनजाति क्या कहलाती है? तो अनुसूचित जनजाति का अर्थ क्या होता है? ऐसी जनजाति या जनजाति समूह या फिर जनजाति समुदाय का हिस्सा या क्षेत्र समूह जिसको अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जाति माना गया है, अनुसूचित जनजाति माना गया है, वही अनुसूचित जनजाति कहलाती हैं। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लोगों के खिलाफ भेदभाव को रोकने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। जो हमारा भारतीय संविधान है सबको समानता का अधिकार देता है, फिर भी कुछ भेदभाव हो जाते हैं। तो इन्हीं को, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनके खिलाफ जो लोगों के भेदभाव है उनको रोकने के लिए इनको कुछ अधिकार दिए गए हैं और उनकी रक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जो कि हम देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से और विधियों के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो राज्य भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये अनुच्छेद किस में कहा गया है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि जो हमारा राज्य है किसी भी व्यक्ति को कि विधि के समक्ष समानता से और विधि के समान संरक्षण से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा, अनुच्छेद 14 कहता है। फिर आता है राज्य में सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों के उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जो हमारा राज्य है वो क्या करेगा? जो सामाजिक और जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, नागरिक हैं, उनके वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करेगा, अनुच्छेद 15 कहता है। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। तो जो हमारा राज्य है वहाँ पर कोई भी पद निकलता है, उसमें कोई नियोजन होता है, नियुक्ति होती है, तो उससे संबंधित जो सभी नागरिक हैं उनके लिए समान अवसर की समानता दी जाएगी, अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद कौन सा है? 16 अनुच्छेद है जो कहता है कि सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया जाएगा, समता का या अवसर की समानता दी जाएगी। फिर आता है राज्य पिछड़े अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति और पद के लिए उपलब्ध कराने में निवारित नहीं करेगा। अनुच्छेद कौन सा कहता है? अनुच्छेद
16(4) में कहा गया है कि जो राज्य है, यदि उसको पता चलता है कि जो पिछड़े अनुसूचित जाति हैं, जनजाति वर्ग हैं, उनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में पर्याप्त नहीं है, तो उनको क्या कर सकता है, नियुक्ति में और कुछ पदों में उनको आरक्षण वगैरह देने का प्रावधान करता है अनुच्छेद 16(4). राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए युक्ति निर्बंधन करेगा जहां तक भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबद्ध संचरण और भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की कानूनी व्यवस्था करेगा। ये अनुच्छेद 19(5) कहता है ना। तो जो हमारा राज्य है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण करने के लिए यह निर्बंधन करता है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र घूम सकता है, वहाँ राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी निवास कर सकता है और वहाँ पर बस जाने का एक कानूनी व्यवस्था करता है। कौन सा? 19(5). राज्य मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करेगा। तो जो हमारा राज्य है वो क्या करेगा, मानव के दुर्व्यवहार और जो बलात् श्रम है उसके प्रतिषेध करेगा। अनुच्छेद करता है 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है, राज्य भी करेगा अनुच्छेद 23 के तहत। राज्य भारतीय नागरिकों के किसी भी ऐसे अनुभाग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है, उन्हें बनाए रखने का अधिकार देता है। तो राज्य क्या करेगा, अनुच्छेद किस में कहा गया है, 29 में कहा गया है कि जो राज्य है वह किसी भारतीय नागरिक को जहाँ पर वह रहता है उसकी विशेष भाषा, उसकी लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार उनको देता है अनुच्छेद 29 के तहत। राज्य जनता के दुर्बल वर्ग के विशिष्ट एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिव्यक्ति करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 46 कहता है जो राज्य है वह क्या करेगा, जो दुर्बल हैं उनको विशिष्ट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और उनके अर्थ के संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा, सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के जो शोषण है उनसे रक्षा करेगा। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 46 है। राज्य जिसमें बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजातियों के कल्याण का भार साधक मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 164। तो जो हमारे कुछ राज्य हैं कौन कौन से हो गए, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। देखो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश राज्य में क्या होगा, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण का जो भार साधक मंत्री बनाया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। किसके तहत उनकी नियुक्ति होगी, अनुच्छेद 164 के तहत इनकी नियुक्ति की जाएगी। कोई ना बच के जा पाए। 64 में बताया गया है उनके भार साधक बनेंगे, किनके, जनजातियों के कल्याण के भार साधक मंत्री बनाए जाएंगे। कहाँ पर, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित रखेगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 243 के 4 में। जो हमारा पंचायत है वहाँ पर अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या रखा जाएगा, स्थान आरक्षित रखा जाएगा। अनुच्छेद 243 के 4 में ही कहा गया है। राज्य पंचवी जो अनुसूची है उसके माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में भारत के राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के द्वारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों से अन्यथा किसी राज्य में अनुसूचित जातियों के कल्याण और प्रगति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह देने के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना करेगा। किसके तहत, अनुच्छेद 244(1) के तहत। जो हमारा राज्य है तो 5वीं अनुसूची है, उसके माध्यम से क्या करेगा, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन संबंधी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति को कौन, राज्यपाल के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की द्वारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से अन्यथा किसी राज्य में अनुसूचित जाति के कल्याण, प्रगति से संबंधित ऐसे मामलों को सलाह देने के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 244 में कहा गया है। फिर आता है कतिपय जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिले एवं स्वायत्त क्षेत्रों के स्वयं में नामित करने के द्वारा, साथ ही जिला परिषद का गठन करने के द्वारा
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए छठी अनुसूची के माध्यम से विशेष प्रावधान करेगा। ये कहा गया है 244 के सेकंड में। क्या कहा गया है? जो कतिपय जनजातियां हैं उनको स्वायत्त जिले, स्वायत्त क्षेत्रों में स्वयं के नामित किए जाने के द्वारा, साथ ही जो जिला परिषद है उसका गठन करने के द्वारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जो छठी अनुसूची है उसके माध्यम से विशेष प्रावधान करेगा। इसमें कहा गया है 244 के 2 में कहा गया है। अब आता है राज्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि से सहायक अनुदान और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन करेगा। किसमें कहा गया है? 275 के 1 में कहा गया है कि जो हमारा राज्य है वो क्या करेगा? अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष राज्य की संचित निधि से सहायक अनुदान और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन करेगा। यह कहा गया है 275 के 1 में। राज्य लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण देगा। 330 में कहा गया है जो राज्य है वो क्या करेगा? लोक सेवा में अनुसूचित जातियों और जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए स्थानों का आरक्षण करेगा। 330 में कहा गया है राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा। अनुच्छेद 332 जो हमारे राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें भी क्या होगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 332 अनुच्छेद। राज्य, संघ और किसी राज्य के कार्यकल्प से संबंधित सेवा एवं पदों की नियुक्ति करने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 335 क्या कहता है कि जो हमारा राज्य है संघ या किसी राज्य के कायाकल्प से संबंधित सेवा पदों के लिए नियुक्ति करने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 335 में कहा गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध कराए गए संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करेगा। अनुच्छेद 338 जो हमारा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है राष्ट्रीय आयोग है उनके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या कराएगा? उपलब्ध कराएगा जो संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं उनसे संबंधित सभी मामलों की जांच, मॉनिटरिंग और उनका मूल्यांकन करेगा। किसके तहत? 338 के तहत। राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा किसी भी समय पर कर सकेगा। तो ये है हमारा 339। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राज्य के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा किसी भी समय पर कर सकता है। तो 339 में ही कर सकता है। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दिशाओं की और उन कठिनाइयों के जिनके अंतर्गत वे श्रम करते हैं उनकी जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेगा और ऐसी कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दिशा में सुधार लाने के लिए एक सिफारिश करेगा। ये किसके तहत कहा गया है? 340 के तहत ये कहा गया है कि जो हमारा राज्य है वो क्या करेगा? 340 के तहत सार्वजनिक और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनकी दशाओं को, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए और जहाँ वह श्रम करते हैं उनकी जाँच करेगा और आयोग की ऐसी नियुक्ति की जाएगी जिससे उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उनकी दशा को सुधारने के लिए वह सिफारिश करेगा। 340 में ये कहा गया है। राष्ट्रपति किसी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उनके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजाति या फिर जनजातीय समूहों के भागों में या उनके यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इन संविधान में प्रयोजन के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। 342 1 में कहा गया है ये।
राष्ट्रपति किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में या जहाँ वह राज्य है वहाँ उनके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या फिर जनजाति समूहों के भागों में या यूथों के विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए यथास्थिति उस राज्य संघराज्य क्षेत्र से संबंधित अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। अनुच्छेद 342 के 1 में कहा गया है। नागालैंड, असम, मणिपुर की जनजाति एवं पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित विशेष उपबंध किए गए हैं 342 1 में, 2 में और 3 में। नागालैंड, असम, मणिपुर की जो जनजाति हैं पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित विशेष उपबंध किसमें किए गए हैं 342 1 में, 342 2 में और 342 3 में। राज्य संबंधी विशेष प्रावधान, तो हमारे जो राज्य संबंधी विशेष प्रावधान है वो कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 371 का में कहा गया है कि जो नागालैंड राज्य है उसके संबंध में विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 371 का नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। फिर आता है अनुच्छेद 371 खा, यह असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 371 खा, यह राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 371 गा, मणिपुर के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 371 चा, यह सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। तो देखो हमारे जो कौन कौन से हैं, नागालैंड, असम, मणिपुर और सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो पहले आता है 371 का कहाँ है, नाग, तो का से आ जाएगा नाग, तो नागालैंड। फिर आता है खा, खो गए मतलब खाली है सब, तो हो गया असम, तो खा से खाली है असम, तो असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। फिर आता है गा, गया, कहाँ, मणि लेकर गया, तो मणिपुर में आता है गा। फिर आता है चा, चलो सिक्किम, तो चलो सिक्किम, तो चा से आता है हमारा सिक्किम। 371 का में दिया गया है नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 खा में दिया गया है असम के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 गा में दिया गया है मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान। और अनुच्छेद 371 चा में दिया गया है सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान। फिर आता है अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियाँ। राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में और जहां वह एक राज्य है वहां के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा जनजाति आदिवासी समुदाय और जनजाति आदिवासी समुदाय के हिस्से में कुछ समूहों को निर्दिष्ट कर सकता है जो कि इस संविधान के प्रयोजन के लिए जैसा भी मामला हो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति उसे माना जाएगा। संसद कानून के द्वारा खंड 2 के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी भी जनजाति आदिवासी समूह या फिर किसी भी जनजाति आदिवासी समुदाय के हिस्से या फिर समूहों को शामिल या बाहर कर सकती है, लेकिन उपरोक्त अधिसूचना को छोड़कर उक्त खंड के तहत किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा बदलाव नहीं किया जा सकता। एक इसमें कहा गया है 342 अनुच्छेद में कहा गया है किसके बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में। इसकी सिफारिश कौन कर सकता है, तो जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किसी भी राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में या फिर उसके संबंध में जहाँ पर वह राज्य है वहाँ के राज्यपाल की सिफारिश के बाद सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समूह अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र विशेष या कोई भी निर्दिष्ट है उनके प्रयोजन के लिए जैसा भी मामला हो उसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में वह अधिसूचना द्वारा जनजाति उसको माना जाएगा। इसमें संसद भी कानून बनाती है, तो संसद कानून खंड 2 के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट अधिसूचित जनजातियों की सूची में सभी जो किसी भी जनजाति है आदिवासी समुदाय है किसी भी जनजाति आदिवासी समुदाय के हिस्से समूह को शामिल कर सकता है, बाहर कर सकता है, लेकिन उपयुक्त अधिसूचना को छोड़कर युक्त खंड के तहत किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा बदलाव नहीं किया जाता। मतलब जो ये खंड की सूची है उसी के द्वारा बदलाव होगा, उसके बाद की कोई भी अधिसूचना के द्वारा इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। फिर आती है हमारी 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र। भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची द्वारा अनुसूचित
क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। जो अनुसूचित क्षेत्र है हमारा 5वीं अनुसूची के तहत, तो इसमें संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसके द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन में और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 2010 तक राष्ट्रपति के आदेश से आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। जो हमारी 5वीं अनुसूची है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है, जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें 5वीं अनुसूची के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन को, उनके नियंत्रण करने के बारे में प्रावधान किए गए हैं। 2010 में जो राष्ट्रपति हैं उनने एक आदेश से आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इन राज्यों के राज्यपाल के पास विशेष उत्तरदायित्व तथा शक्तियां हैं। तो जो ये राज्य थे उनके राज्यपालों के लिए क्या है, विशेष उत्तरदायित्व एवं शक्तियां प्राप्त हैं। इन राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषद है। इन जातियों में क्या है, सलाहकार परिषद बनाई गई हैं। इन राज्यों के राज्यपाल के पास किसी अनुसूचित क्षेत्रों की शांति सुशासन के लिए विशेषकर निम्नलिखित प्रयोजन के लिए विनियम रेगुलेशंस बनाने की शक्ति है। तो जो ये राज्य हैं उनके राज्यपालों के पास क्या है, अनुसूचित क्षेत्र की शांति सुशासन के लिए विशेषकर उनके प्रयोजन के लिए विनियम या फिर रेगुलेशन करने के लिए शक्ति दी गई है। ऐसे क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या आपस में भी भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन करना है। तो इसमें शक्तियाँ क्या क्या दी गई हैं, तो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या फिर आपस में ही भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन करना है। ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन करना है। तो ऐसे क्षेत्र की जो जनजाति हैं उनके सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन करना है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारोबार का नियमन करना है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो कि ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारोबार का विनियमन करना है। 5वीं अनुसूची की प्रमुख विशेषताएं, जो 5वीं अनुसूची है उसकी प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। पहले आता है राज्यपाल की विशिष्ट विधायी शक्तियाँ। जो राज्यपाल है उसके पास विशिष्ट विधायी शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति का राज्यपाल का प्रतिवेदन है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका राज्यपाल का प्रतिवेदन, और जो जनजाति सलाहकार परिषद है उसका गठन। 6ठी अनुसूची, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, उत्तरी कछारी पर्वतीय जिला और करबी अंगलोंग जिला, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो कि स्वशासी पर्वतीय जिले हैं, राज्यों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जो हमारी अनुसूची 6ठी अनुसूची है इसमें भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यों से जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो जो हमारा असम है उसका भी उत्तरी कछार पर्वतीय जिला, कार्बी आंगलोंग जिला आता है, और जो हमारा त्रिपुरा है इसमें स्वशासी जो पर्वतीय जिला है वो आते हैं। इन सब के बारे में प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन क्षेत्रों में स्वशासी जिले परिषद और स्वशासी प्रादेशिक परिषद हैं। तो जो हमारा कौन कौन सा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है इसमें क्या है, स्वशासी जिले परिषद हैं और स्वशासी प्रदेश परिषद भी स्थित हैं। इन क्षेत्रों में स्वप्रबंधन की पुरानी परंपरा रही है। जो हमारा 4 जिले हैं इनमें क्या है, पुरानी परंपरा है किसकी, स्वप्रबंधन की। ये स्वशासी परिषद न केवल विभिन्न विभागों और विकास कार्यक्रमों का प्रकाशन करती हैं वरन उन्हें विविध विषयों से संबंधित विधि बनाने की शक्ति भी होती है, जैसे कि भूमि, वन, झूम खेती, ग्राम, कस्बा, पुलिस, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सहित ग्राम या कस्बा प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह, तलाक एवं सार्वजनिक रीति रिवाज से संबंधित ये नियम बना सकती हैं और उनका प्रशासन कर सकती हैं। जो हमारे ये क्षेत्र हैं कौन कौन से, इन क्षेत्रों में स्वशासन और स्वप्रबंधन की पुरानी परंपराएं होती हैं। ये जो स्वशासी परिषद होती हैं वे न केवल विभागों, विकास कार्यक्रमों का प्रशासन करती हैं बल्कि उन विविध विषयों से संबंधित विधि बनाने की शक्ति भी होती है, जैसे कि भूमि,
वन, झूम खेती, ग्राम, कस्बा, पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित ग्राम या कस्बा प्रशासन, संपत्ति का विरासत, विवाह, तलाक, सामाजिक रीति रिवाज, ये सब इसमें शामिल होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 244(2) के तहत छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य में स्वायत्त जिले, जनजाति क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से प्रशासन के लिए प्रावधान करती हैं। तो जो हमारा संविधान है उसकी अनुसूची मतलब अनुच्छेद कौन सा है, 244(2) है। इसके तहत जो छठवीं अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में स्वायत्त जिला, जनजाति क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से प्रशासन के लिए प्रावधान करती हैं। सामान्यतः जनजातीय क्षेत्रों का आशय उन क्षेत्रों से है जहां जनजातीय क्षेत्रों की बहुलता है। तथापि भारत के संविधान में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख उन क्षेत्रों के रूप में किया गया है जो कि क्षेत्र छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 में समन्वय तालिका के भाग 2 का और 3 में विनिर्दिष्ट हैं। दूसरे शब्दों में वे जहां छठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। हमारा अनुच्छेद है 244(2). इसके तहत छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में स्वायत्त जिला, जनजातीय क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से प्रशासन के लिए प्रावधान करती है। सामान्यतः जो जनजातीय क्षेत्र है इसका आशय उन क्षेत्रों से है जहां पर जनजातीय क्षेत्रों की बहुलता है। तथापि भारत के संविधान में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख उन क्षेत्रों के रूप में किया गया है जो कि छठी अनुसूची के रूप में पैराग्राफ 20 में संलग्न तालिका के भाग 2(1) और 3 में विनिर्दिष्ट हैं। दूसरे शब्दों में ये क्षेत्र जहां छठी अनुसूची का प्रावधान लागू होता है। अब आते हैं हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। सन 1990 में 65वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। तो जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है तो सन 1990 में 65वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है जनजाति आयोग का प्रावधान किसमें कहा गया है, तो 338 के अंतर्गत किया गया है। बाद में सन 2003 में 89वें संविधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 388(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 388(1) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग होगा जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों के नाम से जाना जाएगा। तो कब कहा गया था, तो 1990 में 65वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। इसके बाद सन 2003 में 89वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 388(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इस प्रकार अनुच्छेद 388(1) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग होगा जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रांची, रायपुर और शिलोंग में स्थित हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया है, नई दिल्ली में बनाया गया है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। पहला आता है भोपाल में, भुवनेश्वर में, जयपुर, रांची में, रायपुर और शिलोंग में स्थित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने और उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों की समीक्षा करना है। तो जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें जो अनुसूचित जनजाति हैं उन पर होने वाले जो अत्याचार हैं उनको रोकने के लिए और उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों की समीक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसके साथ हमारी 1 यूनिट होती है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।